तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एमटीपी। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी प्रेगनेंसी अनवांटेड हो जाती है, मतलब हम चाहते नहीं है कि प्रेगनेंसी हो, मतलब लेकिन वो गलती से हो गई है और हम उसको क्या करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, हम उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं, उसी को ही कहते हैं एमटीपी। अब ये जो एमटीपी है, मतलब जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। अब रीजन क्या है? नंबर ऑफ रीजन है। पहले रीजन ही जान लेते हैं कि एमटीपी कोई पर्सन क्यों करवाता है। सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि जो भी लेडी है जो प्रेग्नेंट हुई है वो खुद ही हेल्दी नहीं है, किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रही है या फिर वीक है, तो उनकी बॉडी कैपेबल नहीं है किसी बच्चे को पैदा करने के लिए, वो हेल्दी नहीं है, तो उस केस में हम एमटीपी करवाएंगे। सेकंड केस ये हो सकता है कि किसी भी वुमन का क्या हुआ था, रेप हुआ था, तो रेप होने के बाद कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता, एक रीजन ये हो सकता है एमटीपी का। थर्ड रीजन क्या है कि किसी भी जो भी हमारे पास जो कपल थे उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, कॉन्डम्स का यूज किया या फिर पिल्स का यूज किया। कई बार क्या होता है कि कॉन्डम्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, या फिर जो पिल्स खाई उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेल हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो एक रीजन एमटीपी का वो हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि कैजुअल इंटरकोर्स किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी और उसका हमें रिजल्ट मिल गया, एक रीजन ये हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है एमटीपी के। और कई रीजन ये भी होते हैं एमटीपी के कि जो बहुत सारे कपल होते हैं वो पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि जो फीटस है वो फीमेल का है, तो उस केस में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग एमटीपी करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन है एमटीपी करवाने के। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में एमटीपी का क्या है, अब एक चीज और, एमटीपी क्या होता है? देखो, एक होता है मिस कैरेज हो जाना कि खुद ही अबॉर्ट हो गया बेबी, एक होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, हम अपनी विल से करवा रहे हैं, इंटेंशनल अबॉर्शन है, वॉलंटरी है, हमारी विल में है, उसी को ही एमटीपी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ना पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पे भी अगेन डेटा है वो आपको नोट करना है। पूरे वर्ल्ड में हर साल 45 से लेके 50 मिलियन तक एमटीपी परफॉर्म होती है पूरे साल भर में, तो नंबर बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख के, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 टू 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है। 4.5 to 5 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम नंबर बात करें कि जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना पूरे साल भर में, जितनी भी प्रेग्नेंट, तो उसका जो 20% हिस्सा होता है ना वो एमटीपी परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे यही लिखा गया है। सो कि नियरली 45 टू 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। पूरे साल भर में जितनी प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसका 20% हिस्सा है जो क्या हो जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। और अबॉर्ट कैसे करते हैं, इंटेंशनली करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या लिखी है, वही लिखिए, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब क्या होता है कि पूरे 9 महीने से पहले आप उसको अबॉर्ट करवा रहे हो, उसे कहते हैं एमटीपी और इंड्यूस अबॉर्शन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एमटीपी है, नो डाउट कि आपको पता है वो पॉपुलेशन को डिक्रीज तो कर ही रहा है। अब अगर हम देखें एमटीपी के ना बहुत सारे एडवांटेज भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। एक देखो एडवांटेज तो ये भी है कि अगर कोई कपल गलती से उनसे बच्चा हो गया और अब वो नहीं चाहते हैं, तो अच्छा है कि अगर उसको अबॉर्ट करवा दे। और सेकंड जो एथिकल आते हैं वो ये आते हैं कि हर एक, जब एक बच्चा बन ही गया है, जैसे हमने पढ़ा था कि 1 मंथ के अंदर ही उसकी हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एक लाइफ है, तो उसको मतलब इस तरीके से मारना, मतलब वो एक अच्छी बात नहीं है, इसमें एथिक्स आ जाते हैं। लेकिन इसका एक रीजन वो भी है कि अगर आप ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हो, आप उसकी केयर नहीं कर सकते हो, कुछ उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, अच्छी केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, तो ऐसे बच्चे को क्या ही लेकर आना। तो यहाँ पे नो डाउट कि वो पॉपुलेशन को तो डिक्रीज करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे मतलब और रीजन भी होते हैं कि मतलब हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कंट्री में इमोशनल होता है, एथिक्स होता है, रिलीजियस होता है, सोशल इश्यूज होते हैं। अब इंडिया में एमटीपी का क्या इसका सीन है, तो पहले तो इंडिया में जो एमटीपी थी वो मतलब प्रॉपर ढंग से लीगल थी, अभी भी लीगल है। 1971 में इसको लीगल किया गया था, लेकिन जब इसको लीगल किया तो यहाँ पे साथ ही साथ क्या बना दी, उसकी कुछ कंडीशंस बना दी।
कि अगर इन सारी कंडीशंस, ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो ही एमटीपी परफॉर्म हो सकती है। क्यों? ताकि उसका मिसयूज ना हो। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्या होता है, बहुत सारे कपल क्या करते हैं, पहले से सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। अब उनको पता चल गया है कि लड़की है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं। तो वैसी प्रॉब्लम ना आए इसलिए इन्होंने क्या किया है, उसको लीगल किया है, लेकिन बहुत सारी क्या है, कुछ कंडीशंस है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे लाइनें भी आगे वही लिखी थी, सच रिस्ट्रिक्शन ऑल आर मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इलीगल फीमेल फिटिसाइड ना हो विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो आपको पता ही है कि फीमेल फिटिसाइड इंडिया में तो काफी ज्यादा हाई है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एमटीपी हम क्यों करवाते हैं, जब हमारे पास क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। किस वजह से? ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या तो उन्होंने कॉन्डम्स वगैरह का यूज नहीं किया था, सेक्स कैसा किया था, अनप्रोटेक्टेड था, और इसके अलावा जो भी उन्होंने किसी भी डिवाइस का यूज किया वो क्या हो गया, फेल हो गया वहां पे। अब डिवाइस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे जो कॉन्डम्स यूज किया वही वहां पे मतलब खराब हो गया, या फिर जो पिल्स वगैरह ली उसने काम नहीं किया, और इसके अलावा अगर किसी का रेप वगैरह हो गया तो उस केस में भी हम क्या करवाते हैं, एमटीपी परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो ये एमटीपी है वो आपका सेफ कब तक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कब कब हम एमटीपी करवा सकते हैं। क्या? जैसे हमें पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो हमारे पास 9 मंथ का होता है, क्या 9 मंथ में हम किसी भी मंथ में एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ये लाइन क्या लिखी, इसको भी रीड कर ही लेते हैं। एमटीपी आर ऑल्सो असेंशियल इन द सर्टेन केसेस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful, even the fetal, और इधर टू द मदर नॉट टू द फीटस और द बोथ। जिससे आपने देखा होगा कि एक लेडी को ने कम से कम 5 से 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं। अब एक जो एक मदर है उसकी भी एक ना कैपेसिटी होती है। पहले की जो फीमेल थी वो तो आराम से 9 9 10 10 बच्चे भी पैदा कर लेते थे, उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसका रीजन भी है क्योंकि एनवायरमेंट उस टाइम पे काफी ज्यादा क्लीन था, पॉल्यूशन नहीं था, खाना अच्छा 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 था पहले के कंपेयर, मतलब पहले ज्यादा अच्छा था, अभी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो आजकल की जो लेडीज वगैरह होती है उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने नॉर्मल भी देखा होगा, पहले जितने भी बच्चे होते थे वो सारे घर ही पैदा होते थे, कौन हॉस्पिटल लेकर जाता था। लेकिन आजकल कोई भी प्रेगनेंसी होती है वो सारी हॉस्पिटल में होती, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जब अब कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो एवरी मंथ मतलब जो भी लेडी होती है उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि बेबी ठीक है, मदर ठीक है। बट पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जो गांव में जो लेडीज होती थी पूरा 8 8 9 9 महीने काम करती थी, और जिस दिन मतलब उनके बेबी हो गया उस दिन भी वो काम ही कर रहे हैं। तो मतलब उनके लिए जिस दिन बेबी हुआ है वो भी उनके लिए नॉर्मल डे होता था और दिन की तरह। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी है, मतलब अब हम उतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने हम पहले थे। ठीक है। तो यहाँ पे अब अभी जो हमने बात की कि एमटीपी कब कब सेफ है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं हम? 3 महीने को, 12 वीक्स हो गए आपके। यस मैम। ठीक है। तो अगर हम एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, तो उसमें क्या क्या कहा गया है कि वो रिलेटिवली सेफ होता है। अगर हम इस टाइम पे करवा देंगे तो मतलब जो एक जो लेडी है वो उसके लिए काफी सेफ है। अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में करवा रहे हैं, मतलब 6 महीने बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया आपके 6 मंथ, तो वो आपका मोर रिस्की हो जाता है। और उसके बाद तो कुछ ज्यादा रिस्की हो जाता है अगर कोई फिर भी करवा रहा है, मतलब अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद कोई करवा रहा है। क्योंकि आप देख ही सकते हो, अभी आपने काफी सारी फोटोज देखी कि जो बेबी होता है वो कितना डेवलप हो जाता है। और आपने बहुत सारे बेबी देखे होंगे जो आपके 7 महीने में या फिर 8 महीने में पैदा हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्री मेच्योर बेबी का बर्थ हो गया है। तो आपने देखा होगा वो काफी डेवलप होता है। तो बस उसमें जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना वो उतने डेवलप नहीं होते, बट ऑर्गन्स सारे बन जाते हैं। चाहे वो लिम्स हो, ये हो, उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। आपने कोई ना कोई ऐसा बेबी जरूर देखा होगा अपने रिलेटिव्स में, या सुना होगा कि वो प्री मेच्योर बेबी हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैम है, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ एमटीपी परफॉर्म होती है इलीगल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू, मतलब उसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। अब दूसरा यहाँ पे मिसयूज क्या है एमटीपी का, जो हमने उस टाइम पे भी बात की थी पहले, एमनियोसेंटेसिस। इसीलिए हमने कहा था कि इस पे बैन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं, ये करवा लेते हैं, प्री नेटल टेस्टिंग करवा लेते हैं। अब उनको पता चल गया है कि अनबॉर्न का चाइल्ड, जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका सेक्स क्या है, तो उसके बाद वो क्या करवा रहे हैं, एमटीपी करवा रहे हैं, जो टोटली क्या है, इलीगल है। तो इस केस में हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो एमटीपी है उसका क्या हो, उसका मिस यूज ना हो।
सो अनदर जो हमारे पास जो डेंजरस ट्रेंड है वो क्या है, मिस यूज ऑफ द एमन्यू सेंटेंसेस टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड. Frequently, the fetus is found to be female. It is followed by the MTP. This is totally against what is legal. So such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. So effective counseling on the need to avoid the unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facilities could be reverse the mentioned. ये सारी बातें वही है जो हमने पहले की हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, तो एमटीपी में बस हमें इतना सही है. आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहले आपको ये ध्यान में रखना है एमटीपी क्या होता है, इंड्यूस अबॉर्शन. उसके अलावा पूरे साल भर में, एक साल भर में पूरे वर्ल्ड में कितनी एमटीपी परफॉर्म होती है, 45 से लेके 50. जो टोटल प्रेगनेंसी जितनी कवर होती है उसका 1/5 हिस्सा है, मतलब 20% है. इसके अलावा इंडिया में एमटीपी क्या है, लीगल है. और कब लीगल हुई थी, 1971 में. बट लीगल कैसे है, बहुत सारी कंडीशंस हैं. उसके अलावा यहाँ पे बाकी चीजें कुछ नहीं है, बस एक इसका, हाँ, और इसका सेफ कब है, अगर हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं तो ये सेफ है. अगर उसके बाद हम सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है. और एक इसका मिसयूज भी है, एमन्यू सेंटेंसेस. ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. तो एमटीपी के बारे में इतना ही था. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसटीडी. एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रही है, इंटरकोर्स की वजह से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एसटीडी है वो किसी को भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि कोई कोई पर्सन, एक पर्सन ऐसे जैसे बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो हो नहीं सकता, जैसे कोविड है. अब कोविड क्या है, सभी को हो सकता है ना, जितने भी ह्यूमन बीइंग है. तो ऐसी डिजीज जो किसी को भी हो सकती है उसे हम कहते हैं वीडी. वीडी क्या होता है, वेनरियल डिजीजेस. सो ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो रही है, उसी को हम कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसी को हम बोलते हैं वेनरियल डिजीज और इसी को कहते हैं आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन. क्योंकि एसटीडी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है. अब कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो एसटीडी है वो यहाँ पे सारी लिस्ट लिखी गई है. ये पूरा पोर्शन आपको लर्न करना है. गोनोरिया, साइफिल्स, जेनिटल हर्प्स, हमारे पास क्लेमिडाइसिस, जेनिटल वॉर्ड, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट में आती है एड्स, जो कौन लीड करता है, एचआईवी. अब इस जितनी भी हमने यहाँ पे लिस्ट पढ़ी है ना डिजीज की, सब इसमें से जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो कौन सा है, एचआईवी इन्फेक्शन. ठीक है, आपको इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना है, एचआईवी अलग होता है, एड्स अलग होता है. जब हम आपका ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा. हमें एक बार लगता है कि एचआईवी पॉजिटिव एंड एड्स एक ही बात है, बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस होता है. अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है और अगर हम किसी को बोल रहे हो एड्स है, उन दोनों में फर्क होता है. ठीक है, पहले एचआईवी होता है, एचआईवी के बाद एड्स होता है कुछ टाइम बाद. और कई बार ये भी होता है कि एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को एड्स हो ही ना, लेकिन एचआईवी जिसको हो गया है वो एड्स, मतलब उसको एड्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एचआईवी पॉजिटिव पर्सन एड्स से ही सफर करें. ठीक है, इस लाइन का मतलब आपको बाद में समझ आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, इसमें होता क्या क्या है, मतलब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं. इचिंग होती है बहुत ज्यादा, इरिटेशन होती है, और इसके अलावा क्या होता है कि बॉडी से कुछ ना कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है. और कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पे कुछ ना कुछ आप देख सकते हो कि इस तरीके की चीजें नजर आती है, मतलब उनकी शेप कुछ चेंज हो जाती है, स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह हो जाते हैं. अब जैसे भी मैंने आपको ये डिजीज बताई तो एक बार आप इनकी फोटोज देख लीजिए. जो गोनोरिया होती है आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, कोई इस तरीके से पस पड़ जाती है, जो भी हमारा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. साइफिल्स में क्या होता है, साइफिल्स जो है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है. आप देख पा रहे हो कि फैली थी यहाँ पे, और उसके बाद देखिए जो हमारी लेग्स होती हैं, माउथ होती है, इनमें भी हर जगह स्प्रेड हो जाती है. उसके अलावा जेनिटल हर्ब्स, जेनिटल हर्ब्स क्या होता है, जैसे कई बार वो नहीं होता है कि पस्ट्यूल्स हो जाते हैं और उसमें कुछ ये भर जाता है, मतलब वाइट वाइट पोर्शन, इसे कहते हैं जेनिटल हर्ब्स, जो जेनिटल वाले एरिया में होता है. इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस. अब हमारे पास ये जो जेनिटल हर्ब्स होता है, साइफिल्स है, गोनोरिया है, ये तीनों बैक्टीरिया की वजह से होती है. लेकिन जो ट्राइकोमोनियासिस है ये डिजीज होती है हमारे पास फंजाई की वजह से. अब इसमें भी क्या होता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा, इरिटेशन होती है, और बहुत बार क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी होती है
थोड़ा थोड़ा फ्लूइड तो वहां से निकलता ही है व्हाइटिश कलर का, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही ज्यादा उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, और सिक्रीशन बढ़ने के साथ साथ स्मेल आती है बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही गंदी, इसको बोलते हैं फॉल ऑर्डर। उसके अलावा जेनेटल वॉट में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है मांस की, इसे कहते हैं जेनेटल वॉट। उसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी है, ये भी क्या है हमारे पास, एसटीडी ही है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो एसटीडी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा वो ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट होती है। लेकिन एक रीजन ये है कि हेपेटाइटिस बी एसटीडी की वजह से भी होता है, एक इसका अकेला रीजन ये नहीं है, बट इसकी वजह से भी हो रहा है। और लास्ट में, और आपको ये पता होगा हेपेटाइटिस बी में जो हमारा लीवर है वो इन्फेक्टेड होता है। और लास्ट में आती है एचआईवी, जो क्या कॉज करता है, एड्स को कॉज करता है। अब अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी आपकी डिजीज देखी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनेटल हर्प, जेनेटल वॉट, सारी की सारी क्या है, काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसमें से हमारे पास दो डिजीज ऐसी हैं, कौन कौन सी, सॉरी तीन, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्प्स एंड एचआईवी इंफेक्शन। इसके अलावा जितनी भी डिजीज हमने पढ़ी वो टोटली आपकी क्योरेबल है, अगर हम उनको अर्ली उसमें ही देख ले, जब वो अर्ली फेज में है, अगर उस टाइम अगर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर ढंग से वो ठीक हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी है, जेनेटल हार्प है और एचआईवी इंफेक्शन है, इसको हम कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं। जिसको एक बार हो गया है उसको मतलब इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एचआईवी के बारे में तो आपको पता होगा ही, ये तो काफी कॉमन है, काफी टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। जेनेटल हब भी वैसे ही और हमारे पास हेपेटाइटिस बी भी वैसे ही है। अब ये जो हमारे पास ये जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है, अभी अभी हमने बात की कि हमारे पास ये एसटीडी भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब इंटरकोर्स की वजह से ही फैल रहा है। इसके अलावा इसके रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी इंजेक्शन, कोई भी निडल हम यूज कर रहे हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, और वही इन्फेक्टेड निडल्स का हमने किसी और पर्सन में यूज कर लिया, तो उसमें भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और हमारे पास जो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन जो है, अगर उसकी निडल का हमने किसी एक नॉर्मल पर्सन में यूज कर लिया तो वो भी उसे सफर करेगा। तो यहाँ पे वही लिखी सेकंड पॉइंट भी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एक आपने वो भी सुना होगा कि जैसे मान लेते कि कोई अपनी बियर्ड कर रहा है, तो उनमें जो वो ब्लेड यूज करते हैं, नाई वगैरह, तो अगर वो सेम ब्लेड अगर इन्फेक्टेड पर्सन का उन्होंने नॉर्मल पर्सन में यूज कर लिया, तो एक रीजन वो भी होता है हेपेटाइटिस बी का और एचआईवी फैलने का। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का पर्सन हम का ब्लड हमने एक नॉर्मल पर्सन में उसको हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकती है। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो मदर है वो अपना बहुत सारा फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइड जो होता है वो अपने बच्चे को ट्रांसफर करती है, एंड बहुत सारी एंटीबॉडीज भी ट्रांसफर करती है, तो उसके साथ साथ ये जो डिजीज है वो भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection. Other diseases are completely curable if detected early and treated properly. बाकी सारी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों ऐसी है, ये क्योर नहीं हो सकती है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स अभी हमने वही बातें की, क्या क्या होते हैं, इचिंग होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज, जैसे मैंने कहा नॉर्मल फ्लूइड का डिस्चार्ज तो सबकी बॉडी से होता ही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन नॉर्मल, क्योंकि वो फ्लूइड का डिस्चार्ज होना भी हमें प्रिवेंट करता है डिजीज से, क्योंकि वो वहां पे स्टिकी से अपीयरेंस रखता है, तो जो भी बैक्टीरिया या फंगस होती है वो इजिली हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते हैं। लेकिन हद से ज्यादा ही फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, और इतना डिस्चार्ज होना कि जिसकी वजह से स्मेल, अगर स्मेल आना शुरू हो जाए, स्लाइट कई बार पेन भी होता है बैक में, स्वेलिंग हो जाती है, हमारा जो वाला पार्ट होता है एक्सटर्नल वाला पार्ट, और इन द जेनेटल रीजन। अब कई बार क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत सारी इन्फेक्टेड फीमेल क्या होती है, मे बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब बहुत बार उनमें सिम्टम्स नजर ही नहीं आते हैं। फीमेल क्या है, इन्फेक्टेड हो चुकी है, उसके बावजूद भी सिम्टम नजर नहीं आ रहे, और बहुत ही लंबे टाइम तक वो क्या रहते हैं, अनडिटेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मान लेते कि कोई ऐसी बीमारी है जो मतलब जो आपके किसी और ही लेवल पर पहुंच जाती है, कई बार कैंसर हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी जो स्टेज है उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आए, ना उनको कुछ पता चला, तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स आना अच्छी बात होती है कि हमें पता चल रहा है कि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं,
लेकिन अगर बीमारी है, सिम्टम नहीं आ रहे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फेक्टेड फीमेल क्या है, may often be asymptomatic and hence may remain undetected for the long. अब यहाँ पे क्या है कि कई बार absence or less significant symptoms in the early stage of infection and social stigma attached to STD deter the infected person from going to the timely. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अब कई बार हमने क्या कहा कि कई बार सिम्टम्स आते ही नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता है। और कई बार क्या रहता है, हमें सोशल स्टिग्मा रहता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शर्म करते हैं कि हम कैसे बताएंगे, कैसे अपनी चीज के बारे में बताएंगे, हमें क्या क्या हो रहा है। अब कई बार एसटीडी हो गया, उसकी वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पीआईडी। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। मतलब इन्फेक्शन फैला था, अगर मेल में बात करें पीनस वाले पोर्शन में, और अगर फीमेल की बात करें लेबिया माइनोरा या मेजोरा या फिर विजाइना तक इन्फेक्शन था। लेकिन जो जो भी डिजीज हुई, वो इन्फेक्शन कहाँ पे आगे ट्रांसफर हो गया, यूट्रस में भी ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद ये कौन होती है, फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर हो गया, और इवन ओवरी में भी। पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्टेड हो गया है। अब आपको पता है कि पेल्विस रीजन किसको बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन वाले पोर्शन को। तो पेल्विस रीजन में जितने भी ऑर्गन्स थे, लाइक फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, वो सारे के सारे ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसको कहते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और कई बार क्या होता है, इन डिजीज की वजह से अबॉर्शन हो जाता है, और कई बार होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मीनिंग होता है कि बच्चे का जब जन्म हुआ उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई, या पहले ही डेथ हो गई, मतलब बच्चा पूरा बन चुका था, 8th मंथ में, 9th मंथ में उसकी डेथ हो गई, तो इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये तो आपको पता ही है क्या होती है, जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होती, उसके अलावा किसी और पोर्शन में हो जाए, मतलब फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, एम्पुला वाले पोर्शन में, या फिर इस्थमस वाले पोर्शन में हो रही है, तो एक रीजन ये भी होता है। इनफर्टिलिटी हो जाती है, कई बार कैपेबल ही नहीं होते हैं, और इवन के बाद कैंसर भी हो जाता है। कैंसर तो आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत सारी लेडीज जो होती हैं उनको मतलब सिस्ट बन जाता है। हमने सुना होगा कि बहुत सारी लेडीज आजकल सफर करती है कि सिस्ट बन गए, सिस्ट बन गए। तो कैंसर भी एक बहुत ही बड़ा रीजन, क्योंकि सिस्ट ही बाद में कैंसर बनता है। तो एसटीडी क्या है, मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, तो इसीलिए हमें इसका प्रिवेंशन करना चाहिए। जितनी जल्दी हमें पता चल जाए, हमें अच्छी तरीके से उसका क्योर करना चाहिए, और जो भी डॉक्टर्स वगैरह है उनको इसको दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है कि ऑल पर्सन आर वर्नेबल टू दिस इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको ये बीमारी ना हो। वर्नेबल डिजीज है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो हाईएस्ट ग्रुप देखा गया है कि ये बीमारी किसको सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 15 से लेके 24 साल के बीच बीच में जो मेल और फीमेल लाए करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इसको देखा गया है। जैसे अब कोविड है, कोविड भी सबको हो ही सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि इसमें जो ज्यादा ओल्ड पर्सन है, वो मतलब वो उससे ज्यादा सफर करेंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। जो हमारी एज वाले अभी पर्सन है, उनको ये कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वो जल्दी वहां पे रिकवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से एसटीडी भी सबको हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क है कि किनको होता है, वो है 15 से लेके 24 साल के बीच में जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन हमारे हैंड में है कि हमें किस किस का यूज करना चाहिए। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, कि अगर प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड करना चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना हो, और अगर हो रहा है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमेशा कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ जी, कि हमें ना कोई डाउट है कि पक्का मैं एसटीडी से सफर कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका डायग्नोस करना चाहिए, उसके बाद उसको ट्रीट करना चाहिए। तो सिंपल सी ये बात है। ठीक है, तो एसटीडी वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर। एसटीडी में किसी को कोई भी डाउट है? बताइए, सबको क्लियर है? यस मैम। एसटीडी और एमटीपी ही रहता था वो पोर्शन। अभी आपका ना सेशन एंड होने वाला है, तो आप एक काम करना, आप ज्वाइन कर लेना, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। जब 15 जल्दी छोड़ देंगे आपको 15-20 मिनट में, क्योंकि टाइम तो भी है ही हमारे पास।
तब तक आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको स्कैन कर लीजिए कि एसटीडी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है। और आप आगे अगर आपको नोट करना है तब तक तो आप ये वाली स्लाइड, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी है, जेनेटल हॉप्स है और एचआईवी इन्फेक्शन है, इनके अलावा जितनी भी एसटीडी है उनको हम क्योर कर सकते हैं, बट इनको नहीं कर सकते हैं। एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, इसको नोट कर लो। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि जब भी कोई पर्सन एसटीडी से सफर करता है तो कई बार उसकी वजह से बाकी और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन हो जाता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कई बार कैंसर हो जाता है। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस किस की एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, 15 से लेके 24 साल के बीच में सबसे ज्यादा हाई चांस होते हैं, वेरी हाई। इंसिडेंस कहाँ पे रहता है, इनके बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए।